मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। दुनिया में कुछ ही लोग की मौत इस वजह से हुई है कि कोई शेर आकर उन्हें खा गया हो, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इस डर से मर जाते हैं कि कहीं शेर ना आ जाए, उन्हें ना खा जाए। शेर के आ जाने का खौफ ही उनके प्राण ले लेता है। बिल्कुल यही कंडीशन और यही सिचुएशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान की है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, रावलकोट में लोगों के दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ी हुई है। सोते जागते उठते बैठते उन्हें रफाल दिखाई दे रहा है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत से निकली हर मिसाइल पाकिस्तानियों को सीधे अपने सिर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के रण में भारतीय टैंकों से उड़ती धूल पाकिस्तानियों का दम घूंट रही है। जिस पाकिस्तानी हुकूमत पर अपने मुल्क की सलामती का ठेका है, वो खुद ही अपनी आवाम को मौत की उल्टी गिनती पढ़कर सुना रही है। उसकी सरकार का कोई मंत्री 48 घंटे का वक्त बताता है तो कोई 36 घंटे का टाइम देता है। कोई बता रहा है कि भारत के पाकिस्तान पर हमले में अब 24 घंटे भी बाकी नहीं रहे। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान की स्थिति को आप समझेंगे। भारत की तीनों सेनाएं जबरदस्त अभ्यास कर रही हैं। रफाल और सुखोई की ये उड़ानें देखिए जिनकी आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने डर के मारे कराची और लाहौर का एयर स्पेस पूरे 1 महीने के लिए अब बंद कर दिया है। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत के साथ इंडियन नेवी प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नेवी चीफ अपनी उस नेवी में जबरन जान डाल रहा है जिसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं है। यहां भारतीय थल सेना के टैंकर रेगिस्तान में धूल उड़ाकर 65 और 71 की यादें ताजा कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी अपने जनरल आसिम मुनीर को ढूंढने में लगी हुई है, जिसके कई दिन से कोई अता पता जिसके बारे में नहीं आ रहा, न कोई जानकारी सामने है। बड़ा विरोधाभास है पाकिस्तान में। एक तरफ तो एटमी बम की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ उसकी जान भी घबराई हुई है कि भारत कहीं हमला न कर दे। पाकिस्तान खुद अपने लोगों को कयामत से डराने की कोशिश में है उसके हुक्मरान, लेकिन हमें नहीं लगता कि आम पाकिस्तानियों को डरने की जरूरत है। इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारत का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा जब उसने बेवजह किसी पाकिस्तानी पर जो आम आवाम है उस पर हमला किया हो। पाकिस्तान 48 में, 65 में, 71 में, 99 में चारों बार अपनी हरकतों के कारण पिटा है। पाकिस्तान हड़पने का शौक होता तो 65 में कराची तक पहुंचकर हमारी सेना वापस नहीं लौट आती। पाकिस्तान हड़पना होता तो 71 में पूर्वी पाकिस्तान जीतकर उसे बांग्लादेश नहीं बनाया होता। जान लेने का ही शौक होता तो नियाजी और उसके 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को उम्र भर जेल में सड़ा देते, सरेंडर कराकर नहीं छोड़ देते। आम पाकिस्तानी बेफिक्र रहें, भारतीय सेना ठोकेगी तो जरूर, यह तय है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिन्होंने पहलगाम में आतंकी भेजकर
बेकसूर जाने लेकर हमारे सब्र को ललकारा है। सिर्फ वही ठोके जाएंगे जिन्होंने घर में आतंकी सांपों को जहर पिलाकर पाला और कश्मीर के जंगलों में छोड़कर पहलगाम की बैसरन घाटी में उनसे नरसंहार कराया। भारत का निशाना पाकिस्तान में चुनिंदा लोगों पर है। आगे इन सभी के नाम, पते और ठिकाने आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि जिन्होंने पहलगाम में हमला किया उन्हें किए की सजा जरूर मिलेगी। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। पहलगाम में जिन लोगों ने चुन चुन कर हमारे लोगों को मारा, भारतीयों को मारा, उन्हें भी चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है। आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। यानी कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देने के संकल्प में कहीं कोई ढील नहीं है। गृह मंत्री ने आज वही बात आगे बढ़ाई जो प्रधानमंत्री ने कही थी और अब चुन चुन कर मारने का पूरा मतलब भी आपको समझा देते हैं। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले पाकिस्तान में भारत की दुश्मनी 24 करोड़ पाकिस्तानियों से नहीं, बल्कि उनके बीच पल रहे सिर्फ 40,000 लोगों से है। जुलाई 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूला था कि पाकिस्तान में 40 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव हैं। इनमें 40,000 आतंकवादी हैं। ये सभी कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर सक्रिय रहते हैं। हम इन 40 में से 10 को शॉर्टलिस्ट करके आपको स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। इनमें पहला नाम हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का है। इसी का प्रॉक्सी संगठन TRF है जो पहलगाम हमले में था। दूसरा बड़ा आतंकी संगठन मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद है। न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत में ये दोनों संगठन 26/11 और संसद अटैक जैसे बड़े आतंकी हमलों के पीछे रहे हैं। भारत की असल दुश्मनी इन्हीं में से है जो AK-47 देकर आतंकवादियों को जंगल और नालों के रास्ते कश्मीर में दाखिल कराते हैं। पहलगाम जैसे हमलों के बाद ये आतंकी वापस बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में छिप जाते हैं। अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी तो हम अभी से नहीं बता सकते कि इन 40,000 आतंकवादियों में से कितने मारे जाएंगे और कितने आम पाकिस्तान को ढाल बनाकर उनके बीच छिपकर अपनी जान बचा पाएंगे। लेकिन ये तो तब है जब भारतीय सेना पाकिस्तान में दाखिल होगी। लेकिन सेना पाकिस्तान में नहीं घुसती है तब भी पाकिस्तान में तांडव तय है। और पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के 5 टारगेट पूरी तरह से फिक्स हो चले हैं। पहला निशाना होगा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर यानी कि POK, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों का बेस कैंप है। POK में इस वक्त आतंकवादियों के 28 ट्रेनिंग कैंप होने की सूचना है। भारतीय सेना उरी और पुलवामा की तरह फिर POK में इन पर स्ट्राइक कर सकती है। पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी यहीं से ऑपरेट कर रहा था। यहां से आतंकी पहलगाम भेजे थे। अब आपको दिखाते हैं कि युद्ध हुआ या फिर स्ट्राइक हुई तो फिर सेना के निशाने पर बाकी कौन कौन से लोग होंगे। इनमें निशाना होगा रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की साजिशों का अड्डा,
यानी पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर, क्योंकि पहलगाम हमले का एक मास्टरमाइंड मुनीर को माना जा रहा है। ऐसा ही एक निशाना होगा लाहौर के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर, आतंकी हाफिज सईद का वो अड्डा जहां से वो अपनी भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देता है, जहां हर हमले का प्लान तैयार करता है। भारत का अगला निशाना होगा बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जो आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना है, जहां पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की सरपरस्ती में ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का इस्लामाबाद हेडक्वार्टर भी भारतीय सेना के निशाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने और भारत में उन्हें आतंकी हमलों के लिए लॉन्च करने में सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो है आईएसआई। और सेना का एक निशाना देश का सबसे पुराना मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी होगा। सेना या उसकी मिसाइल कराची तक पहुंची तो पूरे चांस है कि कराची की क्लिफ्टन रोड पर दाऊद का हिसाब बराबर कर दिया जाए। भारत जब चुन चुन कर मारने की बात कर रहा है तो उसने किन लोगों को सेलेक्ट कर रखा है, उसकी एक संभावित लिस्ट हमने आपको दिखा दी, लेकिन इससे आगे की बात है कि इन सबको निपटाया कैसे जाएगा। भारत के सामने 4 रास्ते खुले हुए हैं। वायुसेना पीओके में टेरर कैंप पर रफाल से एयर स्ट्राइक कर सकती है। थल सेना फिर से पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। ब्रह्मोस से मुरीदके और बहावलपुर में लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पर हमला कर सकती है। हाफिज सईद और मसूद अजहर का गाइडेड मिसाइलों से काम तमाम किया जा सकता है। युद्ध नीति तो कहती है कि दुश्मन को भनक भी ना लगने दो कि उसे कब, कहां और कैसे मारा जा सकता है, लेकिन यहां पाकिस्तान अच्छे से जान रहा है कि इस बार भारत किसी भी सीमा तक जा सकता है। समुद्र के अंदर भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 3 न्यूक्लियर सबमरीन है। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं, यानी कि हम उसके कराची पोर्ट को ब्लॉकेड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास MIRV टेक्निक भी है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक शॉट में 10 वार हेड से डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अटैक किया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान भारत के सामने किसी भी दृष्टि से नहीं टिकता। भारत के पास सैन्य कार्रवाई करने के सभी विकल्प ओपन है, समुद्र से, हवा से, जमीन से भी पीओके में, पूरे IB के ऊपर कहीं भी हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो रहेगी वो हमें सरप्राइज फैक्टर बरकरार रखना पड़ेगा, दुश्मन को पता न चले हम कहाँ से हमला करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, किस टारगेट पर करने वाले हैं, कितनी ताकत से करने वाले हैं। बाकी टारगेट सभी जगह है। पाकिस्तान को भारत के गुस्से का अंदाजा है। मिट्टी में मिला देने और चुन चुन कर मारने की बात को वो हल्के में नहीं ले रहा। इसीलिए खबरें हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। इन आतंकवादियों को पहले से पाकिस्तान आर्मी और ISI की सुरक्षा मिली हुई है, इसे अब और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। भारत की रडार से बचाने के लिए सैफुल्लाह कसूरी जैसे TRF और दूसरे संगठनों के वो सारे आतंकवादी अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं जो कुछ दिन पहले तक पहलगाम हमले को लेकर और सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहे थे। इन आतंकवादियों के जलसे और तकरीरें भी रोक दी गई हैं। डर है भारत एक धमाके से सब उड़ा सकता है, क्योंकि आतंक के चलते फिरते ताबूतों को उड़ाने के लिए भारत के पास भी अमेरिका, इजराइल जैसे रास्ते हैं। 2 मई 2011 को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। एबटाबाद में छिपे लादेन के खात्मे की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। अमेरिकी सील कमांडोज ने उसकी लाश को समंदर में पत्थर बांधकर डुबा भी दिया। 2 जनवरी 2020 की रात अमेरिका ने इराक में सीक्रेट ऑपरेशन करके ड्रोन हमले में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को दुनिया के सामने डंके की चोट पर मारा। सुलेमानी 2 कारों के काफिले में था। अमेरिका की अदृश्य मिसाइल ने कार के चीथड़े उड़ा दिए थे। 31 जुलाई 2024 को इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को अपने नंबर 1 दुश्मन ईरान की सुरक्षा में निशाना बनाया। इस्माइल तेहरान में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाई सिक्योरिटी कैंपस में ठहरा हुआ था। गाइडेड मिसाइल ने उसे वहीं मिट्टी में मिला दिया था। जिन मिसाइलों से अमेरिका, इजराइल ने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा, यही मिसाइलें और यही तकनीक भारत की तीनों सेनाएं भी रखती हैं। ये दुनिया को भी पता है और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानकारी है।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं, उसके बाद विस्तार से और खबरें देंगे। कई दिन से गायब चल रहे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कासिम मुनीर की नई तस्वीर सामने आ गई है। मुनीर ने टैंक पर खड़े होकर तस्वीर खिंचाई है। अब फोटो ही खिंचवाने के काम आएगा टैंक। पाकिस्तानी फौज ने मंगला स्ट्राइक कोर के साथ एक्सरसाइज की है। पिछले हफ्ते भारतीय सैनिकों ने थार रेगिस्तान में युद्धाभ्यास किया था, उसी के जवाब में पाकिस्तान की ओर से यह फोटो जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अभी यह जांच का मामला है कि मुनीर की यह फोटो ताजा है या फिर पुरानी है, क्योंकि मुनीर के बारे में चर्चा है कि वो कई दिनों से गायब हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने मुनीर का एक वीडियो भी जारी किया था, लेकिन वो वीडियो नया नहीं बल्कि 2022 का वीडियो था, अभी जारी किया था, ये दिखाने के लिए कि मुनीर फ्रंट पर आकर लीड कर रहे हैं। ये तस्वीर भी पुरानी है या नहीं है, लेकिन फोटो खिंचवाने के काम उनका टैंक जरूर आ रहा है। हिंदुस्तान ने अपना टारगेट वैसे तय कर लिया है। पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खून के एक एक खतरे का हिसाब होगा, बदला लिया जाएगा। आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। दुश्मन को मिटाने के लिए भारत क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो हलचल है उसके आधार पर मैं आपको यह बताने वाली हूं कि तरीका क्या होगा। हमारी भारतीय वायुसेना, नौसेना, थल सेना, हिंदुस्तान हर तरह से पाकिस्तान पर भारी है और इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पीएम मोदी ने परसों मुलाकात की थी। 1.5 घंटे तक चर्चा की थी। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में जब एयर स्ट्राइक हुआ तब हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में दुश्मन के कैंपों को घुसकर नष्ट कर दिया था। एक बार फिर हवाई हमले की आशंका से पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि हिंदुस्तानी फौज दुश्मनों के कैंप को नेस्तनाबूद कर सकती है। आतंकी आकाओं को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। पाकिस्तान के खौफ की कहानी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा में है। बॉर्डर पर राफेल की पेट्रोलिंग के बाद खुद पाकिस्तान की मीडिया बता चुकी है। हालांकि इस पर भारत की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान में भारत की संभावित कार्रवाई से जो दहशत का माहौल है वो बता रहा है कि डर का लेवल पाकिस्तान में क्या है। जिस राफेल ने पाकिस्तान में दहशत मचा रखी है उसकी ताकत के बारे में आपको बताएं, उससे पहले पाकिस्तान की परेशानी का जो पर्चा आउट हो चुका है उस पर भी जरा गौर फरमाएं। लाहौर से इस्लामाबाद तक विमानों की सामान्य आवाजाही बंद है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं। मेड इन चाइना जैमर पाकिस्तान ने 2019 में लिया था। जैमर की रेंज करीब 125 किलोमीटर की है। जैमर सिस्टम ने 2 चीनी रडार लगाए हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बचने के लिए भी मिसाइल सिस्टम तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान ने पीओके की तरफ जाने वाली उड़ानें भी स्थगित कर दी हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका हम रुख कर लेते हैं। राफेल के डर से पीओके में चलने वाले मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राफेल के डर से, जैसा कि पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है कि राफेल उड़ान भर रहा है हिंदुस्तान के सरजमी पर जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ है। राफेल के डर से पीओके में चलने वाले मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के 29 जिलों में अलर्ट के लिए सायरन सिस्टम लगाया गया है। राफेल की रेंज से दहशत में है पाकिस्तान, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दहशत साफ साफ चारों तरफ देखने को मिल रहा है। राफेल की दहशत से पाकिस्तान किस तरह से उबल रहा है, डरा हुआ है। भारत की संभावित कार्रवाई से इस वक्त सहमा सा पाकिस्तान और उसके हुक्मरान। राफेल वो लड़ाकू विमान जिसको लेकर देश में लंबे समय तक काफी राजनीति हुई थी, लेकिन इस वक्त इसी राफेल की गर्जना से पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। राफेल की कथित पेट्रोलिंग की खबर से पाकिस्तान में घबराहट देखी जा रही है। 8 अक्टूबर 2019 को दशहरा के मौके पर फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की पूजा अर्चना की थी। उस दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं। उस दिन पहली बार आम भारतीयों के सामने उसके इस रक्षक की तस्वीर सामने आई। रक्षा मंत्री ने राफेल में उड़ान भी भरी थी। एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता नीरज राजपूत उस दिन फ्रांस में राजनाथ सिंह के साथ मौजूद थे। राफेल की ताकत के बारे में आम हिंदुस्तानी को नीरज राजपूत ने जानकारी दी थी। आज एक बार फिर से नीरज आपको राफेल की ताकत के बारे में बता रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान गेम चेंजर साबित होगा। जो इसकी मिसाइल्स हैं, वेपनरी है, एवियोनिक्स है, इससे जुड़े हुए वो जो भारत के एडवर्सरीज हैं यानी कि जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनके पास इस तरह का कोई राफेल जैसा कोई 4.5 जनरेशन का ऐसा राफेल लड़ाकू विमान मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि डीप पेनिट्रेशन भी कर सकता है, यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर भी मार कर सकता है और साथ ही एयर सुपीरियरिटी यानी कि जब हवा में आसमान में उड़ान भरता है तो इसके आसपास भी
कोई दूसरा लड़ाकू विमान आने की कोशिश नहीं करता है, या ड्रोन या हेलीकॉप्टर। इसीलिए ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इस तरह का रफाल लड़ाकू विमान भारत को बेहद जरूरी था, क्योंकि भारत की एक तो जो स्क्वाड्रन्स हैं वो लगातार कम हो रही थी, और साथ ही जिस तरह से भारत को जो सामना करना पड़ रहा है विरोधियों का, उसके चलते ही जिस तरह की जो एनवायरनमेंट है भारत का और साउथ एशिया का खासतौर से, उसके लिए ही इस रफाल लड़ाकू विमान की बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस रफाल लड़ाकू विमान की, जो अब जाके भारत को मिल गया है। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का सीधा सौदा किया था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी, और उसी के तहत ये 3 साल के अंदर भारत को पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल गया है। 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में राफेल के सामने दुनिया का कोई भी जेट नहीं टिकता। राफेल का वेपन सिस्टम हाई लेवल का है। सबसे खास बात यह है कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ ही एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम भी है इसमें। राफेल को IAF के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। भारत के पास कुल 36 राफेल हैं। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है। 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। लगातार 10 घंटे उड़ सकता है। 2020 में जब राफेल भारत आया था, जब इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, तब पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मच चुका था। डर की वजह से तब पाकिस्तान ने भारत पर हथियारों की होड़ का आरोप लगा दिया था। राफेल को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। यहां से राफेल की रेंज में कौन सा शहर कितनी देर में आ सकता है, अब वो भी जान लीजिए। लाहौर महज 8 मिनट में पहुंच सकता है। इस्लामाबाद की दूरी राफेल 14 मिनट में तय करेगा। कराची पहुंचने में राफेल को 32 मिनट लग जाएंगे। राफेल में लगी मैच्योर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है। आज से 6 साल पहले साल 2019 में जिस दिन भारत को पहला राफेल फ्रांस की कंपनी ने हैंडओवर किया था, उस दिन एबीपी न्यूज के संवाददाता नीरज राजपूत वहीं पर थे। हिंदुस्तान के पहले राफेल के सामने से नीरज राजपूत ने उसकी तमाम खूबियां आप तक पहुंचाई थी। एक बार फिर से जानिए। गेम चेंजर इस रफाल लड़ाकू विमान को क्यों कहा जाता है? वो इसकी जो मिसाइल है, जो इसकी एवियोनिक्स है, वो उसके लिए कहा जाता है। इसमें मिटियोर मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो हमारी आंखों के दूर 150 किलोमीटर की रेंज है इस मिटियोर मिसाइल की, जो इसमें लगकर आ रही है, जो एयर टू एयर ये मार करती है। इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल है, जो कि जमीन से हवा में मार करती है। बेहद ही स्टेट ऑफ द आर्ट इस स्कैल्प मिसाइल और इस मिटियोर मिसाइल को माना जाता है। इसके अलावा इसमें एक माइका मिसाइल भी है, जो कि कम रेंज की है, मिटियोर से कम की, वो भी एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करती है। इन तीनों मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये भारतीय वायुसेना के पास उस वक्त जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन जब डॉग फाइट हो रही थी भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान के साथ, तो जो विंग कमांडर अभिनंदन जो पीछा करते हुए चले गए थे पाकिस्तान के F-16 का, वो चले गए थे, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 150 किलोमीटर दूर से ही ये मार कर सकता था, ये रफाल लड़ाकू विमान। तो आगे के लिए इसीलिए जो वायुसेना है इसको गेम चेंजर मान रही है, क्योंकि इस तरह की 150 किलोमीटर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिटियोर मिसाइल, जो कि खुद गाइडेड मिसाइल है, वो किसी के पास भी नहीं है एशिया में। वो पहला देश जो है वो भारत बनने जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे जल्दी से उसका रुख करेंगे। रक्षा सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय नौसेना अरब सागर में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभ्यास कर रही है। किसी भी असामान्य गतिविधि को लेकर युद्धपोतों को सतर्क रखा गया है। कोस्ट गार्ड के पोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास फ्रंट लाइन पर तैनात किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो आपके सामने रख रहे हैं। उधर इंडियन नेवी ने एक्स के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बुधवार को एक तस्वीर पोस्ट की। साथ में लिखा, फिलिंग द मैरिटाइम माइट नो मिशन टू डिस्टेंस नो सी टू वास्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ समुद्री शक्ति को बढ़ावा, कोई मिशन अधिक दूर नहीं, कोई समुद्र अधिक विशाल नहीं। नेवी का यह शाब्दिक संकेत पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश माना जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली 2 बड़ी कार्रवाई भारत की थल सेना और वायुसेना अंजाम दे चुकी है। नौसेना के लगातार आ रहे बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि इस बार समंदर के रास्ते ऑपरेशन की तैयारी संभव है। नेवी की ओर से पूरे देश की नहीं दुनिया की निगाहें हैं और भारतीय नौसैनिक समंदर में बकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। नौसेना की ओर से मॉरिशस के साथ मिलकर समंदर में किए गए एक साझा अभ्यास का वीडियो जारी किया गया है। यह अभ्यास खत्म हो गया है। इसी तरह की कई और एक्सरसाइज समंदर में अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। सुरक्षा कारणों से उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना अभी ठीक नहीं है।
नौसेना की सामरिक तैयारियों की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। इन तस्वीरों के मौजूदा लोकेशन के बारे में आपको जानकारी अभी नहीं देंगे, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारतीय नेवी समंदर में कैसे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बेताब है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की तैनाती की है, तो दूसरी तस्वीर इसी समंदर में डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण की। मिसाइल परीक्षण शुक्रवार को किया गया था। समंदर में आईएनएस सूरत के नाम से ही पाकिस्तान की हालत पतली है। शुक्रवार को समंदर में हुए मिसाइल परीक्षण के बाद अब आज आईएनएस सूरत जब समंदर में मुंबई से चलकर हजीरा पोर्ट पहुंचा तो वहां पर स्वागत किया गया। आईएनएस सूरत स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रेणी का चौथा जहाज है। एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज बागले आपको इसकी ताकत और खूबियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आईएनएस सूरत का निर्माण किया गया है और मुंबई से सूरत आ चुका है आईएनएस सूरत। तस्वीरें आप देख सकते हो, सूरत के दरिया किनारे पर आया हुआ ये आईएनएस सूरत है और उसकी खासियतों की अगर बात की जाए तो 450 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता रखने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसमें लगाई गई है। मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल जो विमान है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है। उसके साथ ड्रोन है, मिसाइलों से सुरक्षा करेगी। खास करके पनडुब्बी हमलों को रोकने के लिए ये टॉर्पेडो प्रणाली है वो भी यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। उसी के साथ AKA 630 CAI गन सिस्टम जो हवाई मिसाइल हमलों को विफल करने के लिए होता है वो भी ये आईएनएस सूरत में उपलब्ध किया गया है। पनडुब्बी जिस प्रकार से युद्ध जहाज है उसके लिए भी ये खासियतों से यहाँ पर अद्यतन टेक्नोलॉजी भरमार देखने को मिले। खास करके 20 3D और 2D जो रडार है वो भी इसमें लगाया गया है। आईएनएस सूरत का वजन 7400 टन है। जिस तरह के युद्ध की स्थिति है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था और तीनों सेनाओं को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया, ऐसे में ये आईएनएस सूरत है वो दुश्मनों को दांत खट्टे करने के लिए कारगर साबित होंगे। भारत की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान की नेवी में भी बेचैनी है। आज वहां की नौसेना की ओर से 1.25 मिनट का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में पाकिस्तान के नेवी चीफ नवीद अशरफ अपने सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि साबित करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की नेवी भारत की तुलना में काफी कमजोर है। अभी वहां की सेना का मनोबल गिरा हुआ है, लिहाजा नेवी चीफ उस मनोबल को इस वीडियो के जरिए मजबूत करने की नाकाम कोशिश में जुटे हुए हैं। एक बार दोनों देशों की 9 सैनिकों की ताकत को आपको समझा देते हैं। भारत के पास अलग अलग किस्म के कुल 293 जहाज हैं। पाकिस्तान के पास इसके आधे से भी कम 121। हमारे पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारतीय बेड़े में 18 सबमरीन हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं। हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक हैं, तो पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि इस बार भारत समंदर के रास्ते उसे निशाना बनाएगा। चूंकि पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा कमजोर है, लिहाजा उसने कराची में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस बार वो गलती की है जिसकी सजा उसे भुगतनी ही होगी। इस बार पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया से कटेगा बल्कि बटेगा भी। पहलगाम हमले की वजह से दुनिया में उसकी बदनामी हो रही है और देश के अंदर भी अलग अलग वजहों से लोगों में गुस्सा भड़का हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तीनों तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर की हैं। तीनों तस्वीरों में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता विद्रोह है। एक एक करके इन तस्वीरों की कहानी आपको बताएं। उससे पहले सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसे देख लीजिए। वायरल नक्शे में पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। पीओके भारत में मिल चुका है। पंजाब अलग देश, सिंध अलग देश, बलूचिस्तान अलग देश बन चुका है। खैबर का इलाका अफगानिस्तान के साथ जा चुका है। दुनिया भर में पाकिस्तान के बंटवारे का ये नक्शा वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी इसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जिस तरह के हालात अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा देर इस फार्म में रहना पॉसिबल नहीं है। उसमें कितना टाइम लगता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये होना है। पाकिस्तान आर्मी की इतनी बुरी हालत है कि 60 से 70% बलूचिस्तान में वो बाहर ही नहीं निकल सकते।
कल ही उनकी एक काफिले पर अटैक आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 फौजी मारे गए। ये बात यूं ही नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बलूचिस्तान प्रांत के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। सालों से वहाँ बलूचों का आंदोलन चल रहा है, अलग देश की मांग हो रही है। अभी ये ताज़ा प्रदर्शन इसी हफ्ते का है। जिस सिंध से बिलावल भुट्टो आते हैं, उस सिंध में पानी को लेकर मार मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से लोग वहां सड़कों पर उतर आए थे, आंदोलन कर रहे थे। इस इलाके को सिंधुस्तान बनाने की मांग भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। शाबाश, और ये तस्वीर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान की है। पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ विरोध भड़का हुआ है। भारत की इस जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा है। लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। पाकिस्तान का खेल इस बार खत्म समझिए। एक तो कंगाली, ऊपर से सेना हो चुकी है कमजोर, मनोबल गिरा हुआ है, जनता परेशान है, नर्क से आजादी चाहती है। ऐसे में मौजूदा माहौल उसे बंटवारे की तरफ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान अगर भारत से उलझने की गलती करता है तो अंदरूनी विद्रोह उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर 4 हिस्सों में बांट देगी। इन सब के बीच एक अहम बयान आपको सुनाते हैं। पूरे देश से मांग उठी है कि पाकिस्तान से पीओके वापस छीनने का यही समय है, सही समय है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की ओर से मांग की कि इस बार का लक्ष्य सिर्फ आतंकी कैंपों को तबाह करने का ना हो, बल्कि पीओके वापस लाने का भी हो। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म। जो जनहित में आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। मतलब दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना कठिन है। अगर पश्चिमी देशों में इस तरह का हमला होता तो आतंकी वारदात, पूरी इंसानियत पर हमला, समूची दुनिया खतरे में है, ये सब खबरें बनती। लेकिन भारत में पहलगाम जैसा आतंकी हमला हो तो तनाव कम करने की बिन मांगी नसीहत, शांति का संदेश, ये काम खासकर दुनिया के वो देश करने लगते हैं जो खुद को स्वयंभू सरपंच मानते हैं। तो आज ऐसे लोगों को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हित में मैं कह देना चाहती हूं कि प्रिय दुनिया वालों, ज्ञान मत दो। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। जिन आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में खून बहाए, उन्हें और उनके आकाओं को हिंद के रखवाले जरूर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। इस बीच आज की ताजा खबर यह भी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए दुख जाहिर किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में अमेरिका के साथ का वादा दोहराया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी नसीहत भी दे दी जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से कहा कि भारत को पाकिस्तान से तनाव कम करने पर काम करना चाहिए, दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा कायम रखनी चाहिए। लेकिन मिस्टर रूबियो, ऐसा नहीं, अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन शांति की खातिर हम अपने नागरिकों की जिंदगी से समझौता कतई नहीं करेंगे। भारत की जमीन पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम और नृशंस हत्या की है। ऐसे में इसका बदला लिए बगैर भारत चैन से नहीं बैठेगा। यह पूरे देश की भावना है, जिसे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी सार्वजनिक करने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है, पहलगाम के मुजरिमों, समर्थकों और षड्यंत्रकारियों को इंसाफ के कटघरे में जरूर लाया जाएगा। निश्चित तौर पर पहलगाम के पापियों का अंत जरूर होगा।
ऐसे में भारत को ज्ञान देने वाले शांति उपदेशकों को अपने चेहरे आईने में जरूर देख लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के सामने उनके जख्मों को भी आज मैं कुरेदना चाहूंगी। लेकिन अभी आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुन लें जो उन्होंने पहलगाम हमले पर दिया था। Their lead is close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. There were tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ये तब का बयान है, लेकिन अमेरिका से उपदेश भी आ गया है और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप के इतिहास को मैं थोड़ा ठीक कर देती हूं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का इतिहास ही 77 बरस पुराना है। 1,500 साल के तनाव की बात कहां से आ गई? जाहिर है आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की वैश्विक जिम्मेदारी से यह पल्ला झाड़ने की कोशिश है। तभी अमेरिका भी खुलकर बोलने से कतरा रहा है। ऐसे मौके पर मैं अमेरिका को 11 सितंबर 2001 का यह मंजर याद दिलाना चाहूंगी, जब अलकायदा आतंकवादियों ने आत्मघाती हमलों से पूरे अमेरिका को दहला दिया था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को विमानों की टक्कर से धराशायी कर दिया था। कुछ इसी तरह से अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर भी हमला हुआ था। इन हमलों में हजारों लोगों की जान गई थी, जिसकी भारत समेत पूरी दुनिया ने निंदा की थी। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर अमेरिका ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस मुहिम में तमाम देशों ने इसकी मदद की। इसके करीब 10 साल के बाद साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस कर मारा। उसके शव को समंदर में फेंक दिया था। लेकिन अब जबकि हमारे कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं। लेकिन अब यह चलेगा नहीं। अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुसकर निहत्थे लोगों को मारा है, तो हमारे सैनिक भी दहशतगर्दों के घरों में घुस कर उनको चुन चुन कर जरूर मारेंगे। हालांकि रूबियो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की है। उन्हें 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की अहमियत समझाई, तनाव कम करने को कहा, संवाद का सीधा जरिया कायम करने की सलाह दी, साथ ही भारत के साथ जांच में सहयोग करने की नसीहत भी दी। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान जांच में सहयोग क्या करेगा, जिसकी सेना के इशारे पर ही आतंकी हमले को अंजाम दिया गया हो। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बातचीत हुई है। उनसे बातचीत में राजनाथ सिंह की ओर से साफ साफ कहा गया है, पहलगाम आतंकी हमले से साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है जो दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में जुटा है, वैश्विक आतंकवाद को बढ़ा रहा है। दुनिया आज आतंकवाद से आंख नहीं फेर सकती है। यकीनन 2 टूक रक्षा मंत्री की ओर से अपनी बातें यहां पर अमेरिका के सामने रख दी गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।